नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के गैसेस स्टेज चैप्टर में क्रांतिक स्थिरांकों एवं क्रांतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैस के अणुओं का जब टेम्परेचर कम होता है एवं दाब अधिक लगा दिया जाता है तो गैस के अणु पास आ जाते हैं। इसी सिद्धांत को गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए काम में लिया गया, अर्थात गैस के अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है, विशेष रूप से जब ताप अधिक हो तथा दाब निम्न होने पर। प्रत्येक अणु स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ताप कम करने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है एवं दाब बढ़ाने पर गैस के अणु पास आ जाते हैं एवं प्रबल आकर्षण बलों के कारण गैस को द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अतः दाब बढ़ाने से तथा ताप कम करने से गैस को द्रवित किया जा सकता है। एंड्रयूज नामक वैज्ञानिक ने इसी सिद्धांत को काम में लेते हुए CO2 गैस के लिए क्रांतिक स्थिरांकों, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन का गणना की। इसके लिए हम देखते हैं कि एंड्रयूज नामक वैज्ञानिक ने CO2 गैस के PVT संबंध का अध्ययन करने पर यह शर्त बताई कि जिस पर किसी भी गैस को द्रवित किया जा सकता है। एक वायुमंडलीय ताप पर गैस को द्रवित किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वायुमंडलीय ताप पर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सके। अतः प्रत्येक गैस को द्रवित करने के लिए एक ऐसा ताप होता है जिसके ऊपर गैस को द्रवित करना संभव नहीं होता, दाब चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए। अतः इसे क्रांतिक ताप कहते हैं। वह ताप जिसके नीचे गैस को केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता हो, अर्थात वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे ताप कितना भी बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है। ये थी हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन। यह गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक गुण होता है तथा यह प्रत्येक गैस के लिए निश्चित होता है। CO2 गैस को यदि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं तो इसके लिए क्रांतिक स्थिरांक क्या होंगे। CO2 गैस का क्रांतिक ताप 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इस ताप के ऊपर गैस को CO2 को द्रवित नहीं किया जा सकता, दाब चाहे कितना भी अधिक लगा दें। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए एक निश्चित क्रांतिक दाब की भी आवश्यकता होती है। यह दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। अतः CO2 का क्रांतिक दाब 73 वायुमंडलीय है। अतः CO2 गैस के लिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 73 वायुमंडलीय दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक दाब एक मोल गैस के लिए क्रांतिक आयतन भी निश्चित होता है। CO2 गैस के लिए क्रांतिक आयतन 95.7 मिली होता है। अतः हमने CO2 गैस के लिए क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक दाब की गणना कर ली, जिसे हम TC, PC एवं VC से व्यक्त करते हैं। अब क्रांतिक स्थिरांक को हमने किसी भी गैस के लिए हम क्रांतिक स्थिरांकों की गणना किस तरह करते हैं, इसके लिए हमने एक प्रयोग लिया जिसके द्वारा हम क्रांतिक स्थिरांकों की गणना कर सकते हैं। क्रांतिक ताप पर क्रांतिक दाब का प्रायोगिक निर्धारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्रांतिक ताप पर गैस का घनत्व और संतृप्त वाष्प का घनत्व समान हो जाता है। इस कारण गैस को द्रव में पृथक करने वाली सतह अदृश्य हो जाती है।
इसका बेस बनाकर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिसके द्वारा क्रांतिक स्थिरांकों की गणना करेंगे। इसके लिए इस उपकरण में एक मोटी कांच की दीवार की नली बना ली, जिसे हम यू आकृति का बनाते हैं। इसका बल्ब का एक सिरा बल्ब के रूप में होता है। बल्ब में द्रवित गैस भर दी जाती है तथा नली का बाकी भाग में पारा भर दिया जाता है। नली के दूसरे सिरे को पारे के तल के ऊपर से बंद कर दिया जाता है ताकि उसमें हवा रहे। नली का यह भाग मैनोमीटर की तरह कार्य करता है। बल्ब को जैकेट में बंद कर दिया जाता है तथा जिसे एक स्थिर ताप में जल प्रभावित करके बल्ब को गर्म किया जाता है। ताप मापने के लिए जैकेट में एक थर्मामीटर लगा देते हैं। प्रयोग में बल्ब का ताप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यह ताप ज्ञात करते हैं जिससे द्रव का तल अदृश्य हो जाता है। इसके बाद बल्ब को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। फिर वह ताप ज्ञात करते हैं जिस पर बल्ब का तल दोबारा दिखाई देता है, द्रव का तल दोबारा दिखाई देता है। इस ताप को भी ज्ञात कर लिया जाता है तथा दोनों तापों का मीन मध्यमांक क्रांतिक ताप TC कहलाता है। मैनोमीटर के द्वारा दोनों तापों के संगत तापों का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हम क्रांतिक ताप PC कहते हैं। अतः क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक ताप एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। इसके प्रयोग के द्वारा हमने क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक ताप ज्ञात किया। अब क्रांतिक आयतन किस तरह ज्ञात करेंगे? दाब और ताप में थोड़े से परिवर्तन से, क्योंकि आयतन में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, अतः इसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड काम में लिया जाता है, जिसको कायले तथा मैथायस नामक साइंटिस्ट ने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया। किसी द्रव का संतर्क वाष्प के घनत्वों के माध्य मानों के संगत ताप के विरुद्ध एक ग्राफ खींचा तथा एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। इसे हम सरल रेखीय व्यास का नियम कहते हैं। इसमें आरेख में हम देखते हैं ग्राफ में AC संतर्क वाष्प तथा BC द्रव के घनत्व के विरुद्ध एक ग्राफ है। इसमें ताप बढ़ने से दोनों के मान एक दूसरे के समीप आते हैं तथा क्रांतिक बिंदु C पर यह समान हो जाते हैं। वक्र का शिखर तीक्ष्ण नहीं होने के कारण हमें बिंदु C ठीक से प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इसके निर्धारण के लिए विभिन्न तापों तथा वाष्प के द्रव के घनत्वों के मध्यमान ज्ञात करके ताप के विरुद्ध आरेख करते हैं तथा DC ABC को काटता है। बिंदु C ताप बिंदु होता है। इस ताप के संगत घनत्व क्रांतिक घनत्व कहलाता है। क्रांतिक आयतन का मान इस प्रकार से प्राप्त करके घनत्व में अनुभार का भाग देके ज्ञात किया जा सकता है। अतः हम इस प्रयोग के आधार पर क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक आयतनों का निर्धारण कर सकते हैं। ये था आज हमारे क्रांतिक स्थिरांकों के बारे में एक अध्ययन। आगे का चैप्टर के बारे में हम कल डिस्कस करें। धन्यवाद।